रहीम देखते हैं। आज हम CGVL के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है, आपके लिए आसान कर दें ताकि आप CGVL पास करें। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुआ कुरानी पढ़िए, अच्छी तरह याद कर लीजिए जहन में। दुआ कुरानी जितना आपको याद रहेगा आपका जहन अच्छा होगा और आप पास होंगे। पहले सूरा पढ़े, सूरा कौसर, बहुत बड़ा सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर निशाने को रखता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का तरीफ पढ़ना चाहता हूँ, फिक्र गम से तरीफ पढ़ना चाहता हूँ, आजिज़ी और सुस्ती से तरीफ पढ़ना चाहता हूँ, बिजली और बखल से, और तरीफ पढ़ना चाहता हूँ कर्ज के बोझ से, लोगों के दबाव से। देखिए हर चीज़ आ गई, हर फिक्र गम से आप आज़ाद हो गए। अब आप देखते हैं पहला सवाल, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह निशाने को रखता। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सी प्राइवेट लिमिटेड है, पूछ रहा है आपसे। देखिए कोई भी कंपनी का नाम है अल्फा और लिमिटेड लिखा है तो ये पब्लिक कंपनी है। अल्फा गारंटी लिमिटेड है, ये भी प्राइवेट कंपनी नहीं है। अल्फा प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ ये प्राइवेट लिमिटेड है। SMC अल्फा प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई ऐसा नाम नहीं होता, ठीक है ना। कि समझ में, इसमें इसकी आंसर सही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ दो चीज़ें लिखती है, प्राइवेट भी लिखती है, प्राइवेट और प्राइवेट के बाद लिमिटेड भी लिखती है, तो इसकी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 क्या है, लिस्टेड कंपनी कौन सी है इन चारों में। याद रखिएगा, पब्लिक लिमिटेड हो चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, वो अपने नाम के साथ सिर्फ लिमिटेड लिखती है। पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो भी, और यानी लिस्टेड है तो भी, लिस्टेड है तो भी, लिस्टेड है तो भी, और अनलिस्टेड है तो भी, दोनों केसेस में, दोनों सिचुएशन में क्या होता है, वो अपनी कंपनी अपने नाम के साथ सिर्फ लिमिटेड लिखती है और कुछ लिखती है। तो बीटा लिमिटेड, ये ऑप्शन सही है। बीटा गारंटी लिमिटेड पब्लिक कंपनी ये नहीं है, ऐसा नहीं लिखती। प्राइवेट लिमिटेड तो पब्लिक लिख ही नहीं सकती। SMC से पब्लिक लिमिटेड का कोई ताल्लुक भी नहीं है। 2 एक है, अब अनलिस्टेड कंपनी है, तो आपको मैंने बता दिया, आंसर ए सही है इसका, ठीक है ना। तो पब्लिक, अनलिस्टेड और लिस्टेड में कोई फर्क नहीं होता नाम के अंदर, सही है। ओके, आगे बढ़े। अब क्या है, इसमें कौन सी कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी अपने नाम के बाद SMC प्राइवेट और लिमिटेड तीन चीज़ें लिखती है, SMC प्राइवेट लिमिटेड। अब ये ऑप्शन ABCD देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन बी सही है। समीर ने 15% परचेज किए शेयर्स कंपनी सी के। कंपनी सी के शेयर खरीदने 15% समीर ने, और कंपनी एक्स और कंपनी वाई ने भी कंपनी सी के शेयर खरीदे हुए। तो कंपनी सी के 3 शेयर होल्डर हैं, समीर, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। कंपनी एक्स इंसान है, कंपनी वाई भी इंसान है, और समीर भी इंसान है। 3 इंसानों ने किस कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी सी के। तो आप बताइए समीर इन एक्स और वाई कंपनी का क्या है, तो एसोसिएट पर्सन है, ठीक है, एसोसिएट पर्सन है। और अगर हम ये पूछते हैं कि ये दोनों कंपनियां समीर की कौन है, तो हम कहते हैं एसोसिएटेड कंपनी। समीर चूंकि इंसान, तो एसोसिएट पर्सन कहेंगे। ओके, आगे। Which of the following types of association is not required to add the word limited or guarantee limited or to its name? कौन सी कंपनी अपने नाम के साथ ना लिमिटेड लिख सकती है, ना प्राइवेट लिमिटेड लिख सकती है, ना गारंटी लिमिटेड लिख सकती है, कुछ नहीं लिख सकती। कौन सी कंपनी, तो याद रखिए ऑप्शन डी सही है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम के साथ लिमिटेड नहीं लिख सकती, गारंटी लिमिटेड नहीं लिख सकती, ठीक है ना, ये नहीं लिख सकती। और क्या प्राइवेट लिमिटेड लिख सकती है, तो आपको बता दिया मैंने, सिर्फ अपना नाम लिखती है और कुछ नहीं लिखती, कोई लिमिटेड नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ गया ना, ऑप्शन डी सही है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना सिर्फ नाम लिखती है, प्राइवेट लिमिटेड और क्या नाम है गारंटी लिमिटेड लिमिटेड नहीं लिखती, नहीं लिखती, नहीं लिखती, नहीं लिखती, नहीं लिखती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन जो है नॉन प्रॉफिट का, शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म सेट आउट इन किस में होती है, आपको पता है एफ में होता है। एफ टेबल एफ है। क्वेश्चन, देयर मस्ट बी मिनिमम डैश नंबर इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 3 मेंबर होने चाहिए। नॉन प्रॉफिट में और पब्लिक कंपनी में एक चीज़ कॉमन है कि इनके मालिक 3 होने चाहिए, ठीक है ना। और लिस्टेड पब्लिक कंपनी के मालिक कितने होने चाहिए, 7। इसमें आंसर क्या आंसर सही है, सी सही। 8 क्या है, अंडर विच कंडीशन डज द रजिस्ट्रार रिक्वायर परमिशन फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट टू ऑब्टेन ए सर्च वारंट। किस, इन चारों आंसर सही है, ठीक है ना। ऑक्यूपेंट कहते हैं कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो क्या करते हैं, ROC को अंदर नहीं आने देते, उसको सर्च नहीं करने देते। ROC आए सर्चिंग के लिए तो उसको रोकते हैं वो लोग, तो ये नहीं रोक सकते डायरेक्टर्स, ठीक है ना। अगर उसके पास सर्च वारंट है ROC के पास,
डायरेक्टर्स को नहीं रख सकते। द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अननोन, ठीक है ना। तो हम सवाल क्या, इन विच कंडीशन डज द रजिस्टर रिक्वायर परमिशन फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट। इस इन चारों कंडीशन में मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा और फिर वो आरओसी आएगा। अगर डायरेक्टर कह देते हैं ऑक्यूपेंट पहला है, ए ऑक्यूपेंट कह देते हैं डायरेक्टर यहाँ आ जाओ चेक कर लो, तो मसला नहीं। अगर डायरेक्टर मना कर रहे हैं तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेके फिर उसको छापा मारेगा, सर्च करेगा। पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अननोन, अगर पोजेसर जो है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और उसी से लेना चाहता है वो आदमी मालूम नहीं है, तो वो सर्च वारंट देगा और लेने के बाद उस आदमी को ढूंढेगा जिसके पास डॉक्यूमेंट है उससे लेगा। ए जनरल सर्च इज रिक्वायर्ड, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, अगर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आरओसी के पास सर्च वारंट होना चाहिए ताकि वो इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन कर सके। ऐसे तो डायरेक्टर उसको अलाउ नहीं करेंगे ना कि क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इंस्पेक्शन क्यों कर रहा है हमारी। इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन का मतलब डिटेल चेकिंग करना, ठीक है। तो पर्सन विल नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, अगर कोई आदमी डॉक्यूमेंट दे नहीं रहा है तो उसको कोई सर्च वारंट देके उससे कहेंगे दो। देखिए मैजिस्ट्रेट कहते हैं जज को, जज से अगर कोई चीज़ और वारंट कहते हैं इजाज़त, अगर जज ने इजाज़त दे दी है तो आप कोई आदमी पंगा नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसका ई आंसर सही है। ऑल ऑफ द इन सारे केसेस में, ABCD केसेस में मैजिस्ट्रेट की से वारंट लेना पड़ेगा, फिर आरओसी के अंदर ताकत आ जाएगी। फिर ऐसी तैसी तो नहीं कर सकता है, सर्चिंग कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। ओके आगे बढ़े। क्वेश्चन 9 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट कंडीशन विच द रजिस्ट्रार कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन when a document is necessary when inadequate information has been provided when the which of the following कौन सा इसमें ऐसा है is incorrect condition which the registrar can call for information। इसमें यही है कि जब आपने when required document आपने फर्निश कर दिए तो फिर वो आपको आरओसी क्यों बुलाएगा, तो आपको नहीं बुला सकते ना, क्या कॉल मैंने बुलाना, इसी सही है इसका। जब आपने डॉक्यूमेंट्स को दे दिए हैं अब वो आपको नहीं बुला सकता। अब ये तुझे चाहिए मैंने दे दिया, अब तू मुझे क्यों बुला रहा है, रिश्वत के लिए बुला रहा है क्या। Question 10 क्या, the registrar of the company bench has the power as a the registrar of company bench। registrar of company bench अलग चीज़ है, आरओसी अलग चीज़ है। वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बेंच है, ROCB रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बेंच, ये कोर्ट के अंदर होता है, ठीक है। आदमी हर रजिस्ट्रार को आरओसी नहीं कहते, तो इसके पावर ये सिविल जज के बराबर होते हैं, बस याद रखिएगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बेंच जो है उसके पावर हमेशा सिविल जज के बराबर होते हैं, ओके। After the transfer of NPO asset to another company, the members of officer of the first company or any of the family members should not be eligible। मिसाल के तौर पे एक NPO है, मिसाल के तौर पे सपोज करने वो लोगों के लिए जैसे हमारे यहाँ JDC है, सारिम बर्नी है, अंसार बर्नी है, शौकत खानम है, बहुत सारी हैं NPO। अगर कोई NPO है मिसाल के तौर पे और उसने कोई घपला किया है तो उसके एसेट्स को दूसरी एनपीओ में ट्रांसफ़र कर देंगे। मिसाल देता हूँ, एक एनपीओ है एक्स एनपीओ और एक वाई एनपीओ है, ठीक है ना। तो एक्स एनपीओ के बंद कर दी गई है, कोई एसेट्स ने गलत काम किया तो उसके एक्स एनपीओ के सारे एसेट्स वाई एनपीओ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एक्स एनपीओ के जो मालिकान हैं वो 5 साल तक कोई एनपीओ नहीं खोल सकते दोबारा, ठीक है। एक तो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी सही है, ओके। आगे बढ़ जाए प्लीज। Okay, the form of memorandum of association of a limited company by share shall be according with the form set out in memorandum की बात कर रहा है तो टेबल बी, और अगर आर्टिकल की बात करता है तो टेबल ए, ठीक है ना। इसमें मेमोरेंडम की बात की है तो टेबल बी सही है। आगे बढ़ जाए प्लीज। द फॉर्म ऑफ आर्टिकल ऑफ लिमिटेड कंपनी बाय शेयर टेबल ए, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना, मैंने अभी बता दिया। द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल association of company limited by guarantee not having share capital, टेबल सी। The memorandum of company article association limited by guarantee having capital, D, इसका आंसर डी है, टेबल डी आंसर है। द फॉर्म मेमोरेंडम आर्टिकल association अनलिमिटेड कंपनी का टेबल ई, और एफ होता है एनपीओ का। आगे बढ़ जाए प्लीज। अच्छा, द रिस्पोंडेंट शैल फाइल ए रिटन स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है याद रखिएगा, एक जो कोर्ट में जो केस करता है उस आदमी को कहते हैं प्लेंटिफ, और जो जिस पर मैंने मुकदमा किया है उस आदमी को क्या कहेंगे, रिस्पोंडेंट भी कहेंगे या डिफेंडेंट कहेंगे,
मैं हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने केस किया है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी क्या है, रिस्पोंडेंट है, तो मैंने कंपनी पे केस किया है, कोई कोई भी वजह हो सकती है, बहुत सारी वजह हम आगे पढ़ेंगे। तो अब कंपनी इसको रिस्पॉन्ड करेगी, कहाँ करेगी, कोर्ट। मैंने कोर्ट में कंप्लेंट डाली है कंपनी के खिलाफ, और कंपनी इसके जवाब देगी कोर्ट के अंदर। कितने दिन के अंदर देगी, 30 डेज के अंदर देगी, याद रखिएगा, 30 डेज के अंदर। और इसका इसकी एक्सटेंशन मिल जाती है अगर आप रीजनेबल ग्राउंड देंगे, 30 से ज़्यादा हो गए दिन, वरना 30 दिन के अंदर अंदर, यानी आपको 30 दिन से पहले पहले करना है, 30 दिन आखिरी है। तो क्या एक्सटेंशन मिल जाती है, तो हाँ मिल जाती है, पाकिस्तान में मिल जाता है, सब हो जाता है, लेकिन बेवजह एक्सटेंशन नहीं मिलती, याद रखिएगा। द रजिस्टर ऑफ कंपनी बेंच, ये इस कौन से रजिस्टर की बात कर रहे हैं, कोर्ट वाले रजिस्टर की। Upon receiving of all written submission ensuring copies of such submission are duly supplied to parties as well as court procedure shall present the case filed to the court on a fixed day and notice within the 30 मिसाल के तौर पे क्या कि वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो है वो क्या अपना जब हम केस फाइल करेंगे तो वो मिसाल के मैंने कहा था एक्स ने कंपनी पे केस फाइल किया और कंपनी रिस्पोंडेंट है, कंपनी ने इसका जवाब भी दे दिया 30 दिन के अंदर। अब कंप्लेंट भी आ गई और उसका जवाब भी आ गया। अब कोर्ट क्या करेगी, दोनों को बुलाएगी और केस शुरू हो जाएगा। जब फिल्मों में देखते हैं कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये इसको 30 डेज में शुरू कर देगा। ठीक है, इसे कंफर्म कर लीजिएगा 30 डेज है या 45 डेज है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, या 90 डेज है, ये मेरा ख्याल है 30 डेज है। अगर कोर्ट जो है वो कितने दिन के अंदर फैसला कर देगी, तो 120 दिन के अंदर फैसला कर देगी। अगर 120 दिन के अंदर फैसला नहीं कर सका जज, तो वो लिख के देगा कि मैं क्यों नहीं कर सका, वरना जज के खिलाफ ये मसला हो जाएगा कि जज को 120 दिन के अंदर केस का फैसला हल करना है। आप कहेंगे नहीं सर, हमारे पाकिस्तान में 120 दिन से नहीं होता, ये तो 15-20 साल लग जाते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए ऐसा ही होता है कि कंपनी के अंदर कंपनी के जो केसेस होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, 120 दिन ये भी हो गया। सब अब आगे बढ़ जाए जल्दी से जल्दी। The registrar does not ask information or explanation from the person who has ceased to hold office more than dash year। अगर कोई आदमी तो जॉब करता था और मुझसे मैं कल कैजमेंट में था 2012 में, आज 2024 है, 12 साल हो गए ना कैजमेंट को मैंने छोड़े हुए। अब कैजमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो रजिस्ट्रार मुझे नहीं बुला सकता कि अब बात साहब, मैं कहूँगा भाई मैंने तो 12 साल हो गए छोड़े हुए, और लॉ में तो 5 साल लिखा हुआ है, 5 साल के बाद जब हो जाते हैं तो आप उसको बुला नहीं सकते किसी को भी इंफॉर्मेशन के लिए। इसका कंफर्म कर लेना, ये इसका 6 या 5, इसका आंसर 6 या 5 है, मुझे उम्मीद है कि 5 आंसर है। ठीक है ना, ओके। जब 22 क्या है, इफ ए कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड द कंपनीज ऑर्डिनेंस और कंपनीज एक्ट, कंपनी कोई भी कंपनी जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत नहीं बनी है, ना ही कंपनीज एक्ट के तहत बनी है, बल्कि स्पेशल लेजिस्लेशन के थ्रू बनी है। तो बताओ, ऐसी कंपनी जो स्पेशल लेजिस्लेशन से तहत बनी हो, तो क्या वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड या लिमिटेड लिख सकती है? नहीं नहीं नहीं। मिसाल की एग्जाम्पल क्या है, पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इधर उसमें नाम में लिमिटेड नहीं होता, नेशनल बैंक के साथ लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये लोग स्पेशल लॉ के तहत बनी है। ठीक है ना, हर वो कंपनी जो स्पेशल लॉ के तहत बनी हो, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस और कंपनीज एक्ट के तहत ना बनी हो, वो अपने नाम के साथ ना प्राइवेट लिमिटेड लिख सकती है, ना गारंटी लिमिटेड लिख सकती है, ना लिमिटेड लिख सकती है, याद रखना। ओके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज एन एम्प्लॉय, कहाँ का एम्प्लॉय होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी? अब हम यहाँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ का एम्प्लॉय होता है? ना कोर्ट का एम्प्लॉय है, ना एसबीपी का है, ना एफबीआर का है, ना पीपीआरए का एम्प्लॉय है, बल्कि वो एससीबी का एम्प्लॉय है। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया होगा, बढ़ जाए, तेज जाना है मैंने, बहुत तेज। टॉपिक्स क्या, कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी, कंपनी के जब रजिस्टर्ड करते हैं उनमें से हमें लायबिलिटी चूज करनी होती है, 3 लायबिलिटीज होती हैं, उनमें से एक चूज करनी होती है। तो तीनों आंसर सही है, क्योंकि कोई भी आप लाइबिलिटी चूज करते नहीं, एक करेंगे, 3 ऑप्शन है आपके, में से कोई एक करेंगे। ठीक है, तो आप लिमिटेड बाय शेयर भी कर सकते हैं, या गारंटी कर सकते हैं, या अनलिमिटेड। आप में दो करना चाहते हो, 2 नहीं कर सकते, आप 3 में से एक चूज करना है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दो सही है, आप इनमें से कोई एक चूज कर लें, एक एक एक, सवाल में भी लिखा है, ऊपर लिखा है विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी। समझ में आ गया? क्या एक कंपनी की 2 लाइबिलिटीज हो सकती है? नहीं 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 नहीं, कंपनी की एक ही लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड बाय शेयर होगी, या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड कंपनी होगी, बस, और नहीं हो सकती। समझ में आ गया? ओके, समझ गए। एंड विच कंपनी मेंबर टेक गारंटी एट द एस्टेब्लिशमेंट, कौन सी कंपनी होती है जिसमें मेंबर जब कंपनी बन रही होती है उस वक्त गारंटी लेते हैं? अगर फ्यूचर में 10 साल, 15 साल, 2 साल, 3 साल फ्यूचर में कोई लॉस हुआ, तो हम वो लॉस देंगे और वो अमाउंट उसी वक्त लिख देते हैं।
अल्लाह जाने कितने का लॉस होगा, लेकिन आप अमाउंट लिख लेते हैं कि आज, अब फ्यूचर में कोई लॉस होता है पता नहीं। तो ऐसी कंपनी कौन सी होती है, वो लिमिटेड बाय शेयर होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाओ आगे। ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर ये कहें कंपनी में हम पैसे तो लगा रहे हैं लेकिन एक पैसा नहीं देंगे हम, कंपनी अगर लॉस में बंद हुई तो वो लिमिटेड बाय शेयर होती है। ऐसी कंपनी जो उसमें क्या है, मालिकान कहते हैं हम पूरा लॉस पे करेंगे, जो भी लॉस होगा हम पे करेंगे, हम कुछ नहीं लिख रहे अभी। अगर लिख देते हैं तो लिमिट बाय गारंटी बन जाएगी, और ये लिख दें कुछ नहीं लिख रहे हैं, अब जो भी लॉस होगा हम सब पे करेंगे पार्टनरशिप की तरह। तो ऐसी कंपनी बड़ी खतरनाक कंपनी होती है, इसे कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। यस नो अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर। 27 क्वेश्चन हो गए। 28वां क्वेश्चन, इन विच कंपनी द मेंबर आर नॉट अलाउड टू टेक एनी सिंगल पेनी फ्रॉम प्रॉफिट। जो डिविडेंड नहीं ले सकते मालिकान, बिल्कुल नहीं ले सकते, वो एनपीओ है। प्रॉफिट कितना भी हो जाए आप ले नहीं सकते। क्या करेंगे प्रॉफिट, क्या करेंगे, क्या प्रॉफिट क्या करेंगे, क्या हम गरीबों में बांट देंगे, मदरसों में दे देंगे, स्कूल को दे देंगे, स्पॉन्सरशिप में दे देंगे, स्कॉलरशिप में दे देंगे। मालिकान 1 रुपया नहीं ले सकते। तो ऐसी कंपनी क्यों बनाएंगे, तो ऐसी कंपनी इसलिए बनाई जाती है लोगों की फलाह के लिए। हर आदमी अपने लिए थोड़ी काम करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी बनाते हैं ताकि लोगों की खिदमत करें। ओके या नहीं, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं, इसमें प्रॉफिट नहीं ले सकते आप। जेडीसी है उसमें सब प्रॉफिट थोड़ी ले सकते हैं, जो भी अमाउंट होता है देखिए सब गरीबों में बांट देते हैं। ठीक है, नहीं है, क्लियर है या नहीं। अब कोई कहाँ कहाँ बांट सकते हैं, क्या स्कूल गरीब कहाँ बांट सकते हैं, मदरसे में या चैरिटी में या हॉस्पिटल में, या मिसाल के तौर पे किसी गरीब बच्चों को दे सकते हैं, यतीम खाने में दे सकते हैं, किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में दे सकते हैं। तो ये ऐसा ही प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको दे सकते हैं ताकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स तरक्की करे। ठीक है, मैंने स्पोर्ट्स का काम कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, तो एनपीओ मुझे देगी कि दो पैसे लोगों को ट्रेन करो। लेकिन मालिकान कुछ दे सकते हैं एनपीओ से, याद रखना, सैलरी भी नहीं ले सकते। अब ये खत्म हो गया है। ठीक है, अब आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तैयारी कर दी है, बेसिक हुआ है। बल्कि ये मौला का कॉल पढ़ लें कि दूसरों में ऐप तलाश मत करो, अपने अंदर आप ऐप तलाश करो, और दूसरों के अंदर अच्छाई ढूंढो, अपने अंदर बुराई ढूंढो, ताकि अपनी बुराई सही करो। दूसरों के अंदर अच्छाई देखो, बुराई जो उनकी वो सोच के क्यों हम बुराई देखते हैं दूसरों की, मौला मना कर रहे हैं। मौला अली कहते हैं कि अपने अंदर बुराई देखो, दूसरे के अंदर अच्छाई देखो, हम उल्टा करते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक का गुलाम, ठीक है ना, रसूल पाक का गुलाम है मौला अली। मकाम ख़त्म नबूवत बहुत बड़ा है। ठीक है, मौला अली जिस आदमी के है मैं रसूल अल्लाह का गुलाम हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसल्लम, जिस आदमी के मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ, तो बहुत बड़ी बात है ना मौला का मतलब। अच्छा भाई, अब ये आप क्या है, हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ, और दूसरा क्या फरमाते हैं, देखो रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। आजकल हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, लड़ने लगते हैं। नहीं, बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि बेऐब इंसान दुनिया में नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है ना, सिवाय वलियों के, पैगम्बरों के। ठीक है ना, तो बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं कोई, अकेले रह जाओगे। तो क्या ज़रूरत है अकेले रहने की, पागल हो जाओगे। अकेले मत रहो, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखो। प्यार मोहब्बत इसमें बढ़ता है। लड़ाई झगड़ा बंद करो, खुश रहो, मुझे लिए दुआएं करो। ठीक है ना, आई होप कि ये आज आपने हमने लेक्चर दिया है आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, और आप इससे सीखेंगे। इसी तरह की सीरीज़ जारी रखेंगे, और तकरीबन कोई 20 वीडियोज़ बनाएंगे आपके लिए, और आप इस वीडियोज़ को देखेंगे और आप सीखेंगे। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे घर वालों को, मेरी माँ, मेरे बीवी बच्चों को, मेरी फैमिली को, सबको दुआओं में याद रखिएगा। मेरी बहनों को, मेरी बहनों भाई को, और बहनों की फैमिली, भाई की फैमिली, और पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा, और इस्लाम के लिए दुआ कीजिएगा। हर मज़हब की इज़्ज़त करना सीखें, हर मज़हब की इज़्ज़त करें, हर फ़िरक़े की इज़्ज़त करें, हर ज़बान की इज़्ज़त करें। मत सोचें पंजाबी, पठान, महाजिर, सिंधी, बलोची, क्रिश्चियन, क्या नाम है, शिया, सुन्नी, सब मतलब करें, प्यार मोहब्बत से रहें, खुश रहें, दुआ करें इमाम मेहदी आए, हम उनके साथ काम करें, और अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करें।